गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज एनवायरनमेंट का सेकंड टेस्ट है आपका, जिनमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर में ही आया हुआ था, अर्थात आप ध्यान देंगे दोस्तों, आने वाली 23 तारीख को इस क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक उसी प्रकार एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है दोस्तों, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। हालांकि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या ग्रहणकर्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में अर्थात फूड चेन में शाकाहारी फॉर दोस्तों हो जाएगा हर्बीवोरस। क्या हो जाएंगे, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस दोस्तों होते हैं ऑलरेडी प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। इनकी श्रृंखला का सिस्टम आपको मालूम, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। अर्थात इसमें बात की जाए जैसे आपका हुआ घास, तो दोस्तों घास क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स। घास के बाद अगर हम लोग टिड्डे की बात करें तो टिड्डा क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर को ही जो है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कहते हैं। क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको मालूम है कि राइट आंसर इसका होगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अर्थात जो प्रथम चरण उपभोक्ता उन्हें जो है हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इकोसिस्टम के तत्वों के चक्रण को दोस्तों रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। इकोसिस्टम के तत्वों को चक्रण को क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है दोस्तों, हाइड्रोजन। अर्थात डीजल, पेट्रोल, कोयला की अपेक्षा न्यूनतम हाइड्रोजन की दोस्तों, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। एक मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आपका बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को। दोस्तों किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है आपका, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आपका है दैत्याकार पांडा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, चाइना या ब्राजील। तो राइट आंसर आपका जो दोस्तों हो जाएगा क्या, चाइना। संकटग्रस्त दंत जो है जंतु दैत्याकार पांडा दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है। क्या, चाइना में। अगर टेट की बात करें अदर कंट्रीज की, तो मोस्ट बड़ा क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया से। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हुआ, ग्रेट बैरियर रीफ हुई, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल ट्रेजेडी हुई। निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल ट्रेजेडी हुई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपको मालूम दोस्तों MIC हो जाएगा, अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस के कारण दोस्तों भोपाल ट्रेजेडी हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट। और यह घटना दोस्तों कब की है, यह घटना 3 दिसंबर 1984 की यह घटना है। और मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, इकोसिस्टम की सही परिभाषा अर्थात इसकी डिफिनीशन क्या है। परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक। इंडिविजुअल दोस्तों अजीवीय घटक नहीं हो सकता। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसका वह वातावरण संतुलित तंत्र। अर्थात आपका राइट आंसर होगा इकोसिस्टम का, कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित जो तंत्र होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। या इस तरीके भी इसकी डिफिनेशन होती है कि जीवों का वह समुदाय, साथ ही वे जहां वे निवास करते दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग AG टांसले ने किस वर्ष किया, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे आप लोग। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग AG टांसले ने किस वर्ष में किया, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है आपका, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण
क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता। बायोटिक कम्युनिटी की अगर बात की जाए, इसमें प्राइमरी जो कंज्यूमर होंगे वो मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीवोरस। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका शाकाहारी, अर्थात इन्हें हम कहेंगे हर्बीवोरस। क्या कहेंगे दोस्तों? हर्बीवोरस। बायोटिक कम्युनिटी में प्रथम चरण उपभोक्ता की बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? वो शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते, तो मोर का पोषण स्थल क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इसका मतलब हुआ जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को और कीड़े हरे पौधे को, अर्थात सबसे पहले दोस्तों क्या हो जाएंगे? हरे पौधे। हरे पौधे के बाद दोस्तों क्या हो जाएंगे? आपके कीड़े हो जाएंगे, और कीड़े के बाद क्या हो जाएंगे? आपके सांप हो जाएंगे, और सांप के बाद दोस्तों क्या हो जाएंगे? मोर। तो शीर्ष पे कौन पहुंचा आपका दोस्तों? मोर। ये तो उस फूड चेन की श्रृंखला पर डिपेंड करता है दोस्तों कि उस श्रृंखला कौन सी है। जैसे आपसे कह दिया गया कि दे दिया गया पहले घास, घास के बाद दे दिया गया टिड्डा, और टिड्डा के बाद दे दिया गया मेढक, मेढक के बाद दे दिया गया सांप, ऐसी ही श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। अब इसमें पूछ लिया गया प्रोड्यूसर्स किन्हें कहेंगे, तो हम घास को कहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर किससे कहेंगे दोस्तों? टिड्डा को कहेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर किससे कहेंगे? मेढक को कहेंगे। अब इस तरीके ये घास स्थलीय पारितंत्र की बात हो रही है या जलीय या आपके समुद्र स्थलीय पारितंत्र के क्वेश्चन हैं, ये तो उस पर डिपेंड करेगा, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका गैसीय अपशिष्ट। दोस्तों क्या है? गैसीय, सब्जियों फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से। अर्थात यहाँ कहीं गैसीय अपशिष्ट की दोस्तों बात ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी कोयला से जलने वाला जो आपका प्रदूषक है, अर्थात जो धुआं है, वही उसे दोस्तों क्या कहेंगे? उसे गैसीय अपशिष्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब एक जीव लाभ लेता बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। जब एक जीव क्या करता? लाभ लेता बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित हुए, ऐसे को दोस्तों क्या कहेंगे? हम कहेंगे सहभोजी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? सहभोजी। इसको आप समझने का प्रयास करें दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोटिक इंटरेक्शन, जैविक अन्योन क्रिया। जो जैविक अन्योन क्रिया होती है दोस्तों, वो 4 टाइप्स की होती है। एक होता है आपका सहभोजी। क्या हो जाएगा? ये सहभोजी। अर्थात राइट आंसर इसका मतलब हुआ सहभोजी का मतलब, सह का मतलब क्या? पॉजिटिव। अर्थात ऐसी कम्युनिटी जिसमें पहली प्रजाति क्या हो? लाभ में हो और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, अर्थात इसे सहभोजी कहेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि असहभोजी, तो दोस्तों असह शब्द से आपको नेगेटिव क्लियर हो रहा होगा। अर्थात ऐसी कम्युनिटी जिसमें पहली प्रजाति क्या हो? नुकसान में हो, बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, ऐसे को हम दोस्तों क्या कहेंगे? असहभोजी। ठीक इसी प्रकार बायोटिक इंटरेक्शन के 2 और मिलेंगे आपको, एक परजीविता और एक आपको मिलेगा जो है म्यूटेलिज्म, जिसे हम कहते हैं सहजीवी। क्या कहेंगे? सहजीवी। अर्थात परजीविता का मतलब यह होता है कि ऐसी कम्युनिटी जिसमें एक प्रजाति आपकी लाभ में हो और दूसरी प्रजाति नुकसान में हो दोस्तों। इसका एग्जाम्पल होगा आपका अमरबेल। तो दोस्तों अमरबेल क्या है? यह एक प्रकार का तना परजीवी है। ठीक उसी प्रकार मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों सहजीवी का, अर्थात म्यूटेलिज्म का। सहजीवी की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइकेन। लाइकेन किनके किनके मध्य सहचर्य या सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? अर्थात लाइकेन्स की बात की जाए तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा लाइकेन्स किनके किनके मध्य सहजीवी या सहचर्य संबंध स्थापित करते हैं दोस्तों? शैवाल और कवक के मध्य। किसके? शैवाल और कवक के मध्य। अब बात करेंगे, आपको मालूम दोस्तों शैवाल के माध्यम से कवक को क्या मिल गया? भोजन, और यही कवक के माध्यम से दोस्तों शैवाल को क्या मिल गई? सुरक्षा। अर्थात ऐसी कम्युनिटी जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित हो दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम म्यूटेलिज्म कहेंगे, सहभोजी कहेंगे, इसे सहोपकारिता भी कहते हैं। इसे सहजीवी और सहजीवी के साथ से दोस्तों सहोपकारिता भी कहते हैं और म्यूटेलिज्म भी कहते हैं। बस इतना आप लोगों को ध्यान देना कि लाइकेन। ठीक इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा भैंस और बगुले का कॉन्सेप्ट, इनमें भी देखा होगा दोस्तों। यहाँ भी सहजीवी का जो है सहजीवी का रिलेशनशिप पाई जा रही, क्योंकि बगुले के माध्यम से क्या मिल गई? भैंस को सुरक्षा, और भैंस के माध्यम से क्या हो गया? बगुले को मिल गया आहार। अर्थात बगुला भैंस के ऊपर इसलिए बैठता है परजीवी कीटों का सेवन करने के लिए, तो उसे मिल गया दोस्तों आहार। और यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि भैंस को दोस्तों क्या मिल गई? सुरक्षा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों,
जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जो शाकाहारी जंतु जो है भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या उपभोक्ता। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जो शाकाहारी जंतु पर जो है भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों से कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका घास हुआ, और घास के बाद आती है बात दोस्तों किसकी, टिड्डा की। तो टिड्डा क्या हो गया आपका, ये प्राइमरी चरण का यानी जो है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। और किस पर आश्रित है, ये घास पर। अर्थात ये ध्यान में रखिएगा कि टिड्डा यानी एक एग्जाम्पल से रिलेट हमने किया दोस्तों, प्रथम चरण उपभोक्ता होंगे। क्या होंगे, प्रथम चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सामान्य या मरुस्थल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन या वर्षावन बायोम। और यहीं अगर एक क्वेश्चन लिख करके पूछे इकोसिस्टम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या होगा। इकोसिस्टम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण दोस्तों कारक क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। आपको मालूम है SO2, H2S, HCl या N2। तो राइट आंसर, क्योंकि आपको मालूम अम्लीय वर्षा एसिड रेन की बात करें दोस्तों तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के दोस्तों एसिड रेन का निर्माण करते हैं। और एसिड रेन का सर्वाधिक जो प्रभाव दोस्तों वो संगमरमर पर है। किस पर, ये संगमरमर पर है। इसी प्रकार आपने देखा होगा जब ताजमहल की बात होती है कि ताजमहल पे स्पॉट पड़ने का रीजन, इसके धूमिल होने का कारण, ये सब रीजन क्या है दोस्तों, एसिड रेन के हैं। अर्थात आपको ये ध्यान देना कि एसिड रेन के मुख्य दो कंटेंट्स हैं, एक सल्फर के ऑक्साइड दोस्तों, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। लेकिन इन दोनों में से बेस्ट ऑफ टू विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, और ये है आपका मीथेन। तो आपका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये सभी के सभी कंटेंट ऑलरेडी ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है योगदान देते हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात इसी प्रकार कभी कभार हीलियम लिख करके पूछ लेगा, कभी हाइड्रोजन लिख करके पूछेगा। अर्थात आपको मालूम होनी चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करें हम लोग तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव आपको मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वायुमंडल से चली आ रही कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी गैसें आपको मालूम लघु विकिरण के रूप में आती हैं और पृथ्वी की सतह पर आने पे दोस्तों जब कन्वर्ट होती है तो किसमें, दीर्घ में कन्वर्ट हो जाती हैं और वापस पुनः वो नहीं जा पाती हैं। अर्थात जिस एरियाज में है वो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार आपको ये ध्यान देना कि ग्रीन हाउस के मेन कंटेंट्स आपका मालूम होना चाहिए, ऐसे ही रिलेट करके आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग के भी कंटेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असोम का प्रसिद्ध एक सिंगी गैंडा वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। मानस, काजीरंगा, गिरी जंगल या कान्हा-कसली। तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। सभी लोगों को मालूम होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या ऑलरेडी दोस्तों कहाँ से, असम में। और पूरे भारतवर्ष में अगर एक सिरंगी गैंडे की बात की जाए तो सर्वाधिक संख्या दोस्तों कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहेंगे, अगर लिख करके पूछे कि मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो दोस्तों ये भी कहाँ होगा, आपका असम में होगा। कहाँ होगा, असम में होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि एक सिंगी गैंडे वाली की अगर बात करें तो गैंडा परियोजना दोस्तों कब की है, गैंडा परियोजना दोस्तों आपकी कब की है। तो यह ध्यान देना कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि गैंडा परियोजना कब की है। और साथ साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है कि गैंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, गैंडा दिवस या राइनो दिवस। ये आपके दो क्वेश्चन है इसमें से, क्योंकि यहाँ के आने चांस है। अब इसी प्रकार हम चर्चा कर लेते हैं मानस की, जो आपका दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ आपका है, असम में स्थित है। और यह हाथी के साथ साथ दोस्तों जंगली भैंसे के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ का एक मोस्ट बड़ा क्वेश्चन दोस्तों गिरी जंगल अर्थात गिरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो गिरी गुजरात है। अर्थात गा से गिरी दोस्तों, गा से गुजरात है। यहाँ की विशेषता दोस्तों, यहाँ एशियाई बब्बर शेर पाए जा रहे हैं। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। इसी प्रकार कान्हा किसली की दोस्तों बात करें तो कान्हा किसली दोस्तों आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश, जिसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं। सर्वाधिक वन भी दोस्तों कहाँ लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक जो है जनजातियां भी दोस्तों कहाँ पाई जा रही, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य चक्र, श्रृंखला क्रिया,
खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फूड चेन, अर्थात इसे हम कहेंगे खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को दोस्तों खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा बीओडी, अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी हाल ही में आपको मालूम दोस्तों ARO 2021 वाले पेपर में सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात जैव ऑक्सीजन की मांग के भी आप पर, क्योंकि कुछ ऐसे पेपर है जिनमें कभी कभार लिख करके पूछ लेता कि BOD 5 क्या होता। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो सैंपल दोस्तों कितने दिन के लिए रखी जाती है, 5 दिन के लिए दोस्तों, कितने, 5 दिन के लिए। तो ये ध्यान देना कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, BOD, और ये क्वेश्चन रेगुलर आते रहते हैं। लेकिन अगर गंगा नदी की दोस्तों अगर हम बात करें कि गंगा नदी जो है प्रदूषित कहाँ से कहाँ तक है, तो कानपुर से दोस्तों ये आपको मालूम है प्रयागराज के मध्य ये सर्वाधिक पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यमंडल। अब हम चर्चा करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल में जो है गैसों के विभिन्न समूह को दोस्तों एटमॉस्फेयर कहते हैं, लेकिन वायुमंडल को टेम्परेचर के भी हाफ पर दोस्तों इसे 5 लेयर में बांटा गया दोस्तों, कितने लेयर में, 5। तो आपसे लिख करके पूछेगा वायुमंडल की सबसे निचली परत दोस्तों क्या हो जाएगी, ट्रोपोस्फेयर, और सेकंड क्या हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा मीसोस्फेयर, और नेक्स्ट दोस्तों क्या हो जाएगा आयनोस्फेयर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका एक्सोस्फेयर। अर्थात सबसे ठंडा मंडल जो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, मंडल, जिसे हम कहेंगे मीसोस्फेयर। अर्थात पेड़ पौधे अधिकतर किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। जितनी भी मौसमी घटनाएं दोस्तों किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। अर्थात वायुमंडल की सबसे निचली परत भी दोस्तों कौन सी है, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे नजदीक दोस्तों कौन सा, क्षोभ मंडल। इसी प्रकार अगर ओजोन की बात करें, ओजोन का सर्वाधिक जो संकेंद्रण दोस्तों पाया जाएगा किस मंडल में, वो समताप मंडल में पाया जाएगा। और मध्य मंडल की बात करेंगे दोस्तों मेसोस्फीयर। इसी प्रकार मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, रेडियो तरंगे किस मंडल से दोस्तों परावर्तित हो रही है, वो आयनोस्फीयर से। बेता और संचार प्रौद्योगिकी का दोस्तों किस संचालन हो रहा है, आयन मंडल से। और रही बात उपग्रह वगैरह की अगर छोड़ने की बात हो जाए तो एक्सोस्फीयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली। तो आपको मालूम है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ किस वर्ग का है, ये कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे, केंचुआ किस वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी से आपने देखा रिलेट करके आपके सीटेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें आने के चांस बहुत कम है। और चींटी वगैरह में क्या पूछेगा दोस्तों, चींटी में पाई जाने वाली एसिड जो है वो आपको मालूम है दोस्तों कौन सी हो जाएगी, फार्मिक एसिड। क्या हो जाएगी, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका उत्तराखंड। चिपको आंदोलन आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, हो रही वनों की अंधाधुंध को कटाई को रोकने के लिए एक चिपको आंदोलन की स्टार्टिंग की गई, कहां से, उत्तराखंड से। तो चिपको की दोस्तों किस स्टार्टिंग हुई, किस जो है डिस्ट्रिक्ट से, तो चा से चिपको, चा से चमोली, अर्थात ये कहां से दोस्तों, उत्तराखंड में। और इसकी अगर बात की जाए तो इसका नारा दोस्तों पारिस्थितिकी मितव्यता, अर्थात आपको मालूम कि यहाँ की महिलाओं ने जो है पेड़ों को बाहों में भर के विरोध किया। और महिलाओं में नेतृत्वकर्ता की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो महिलाओं में इसकी नेतृत्वकर्ता दोस्तों कौन, गौरा देवी। अभी तक हाल ही में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन आने की पूरी चांस है। चिपको आंदोलन की प्रणेता की बात की जाए तो आपने देखा होगा दोस्तों आपका से पूछा हुआ सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों क्या पूछा हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ दोस्तों चांडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चांडी प्रसाद भट्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया भी था। लेकिन साथ साथ में आपको मालूम है कि जब आप चमोली तक दोस्तों गए हैं तो ये चमोली के रैणी गांव से स्टार्टिंग हुई। कहां से, कौन से गांव से, रैणी। और यहीं चमोली में दोस्तों है वैली ऑफ फ्लावर्स, अर्थात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी दोस्तों स्थित है आपका, ये फूलों की घाटी ऑलरेडी दोस्तों कहाँ स्थित, चमोली, उत्तराखंड में। 2017 के दोस्तों आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जब तक दोस्तों क्वेश्चन रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन फंसने की चांस नहीं है। इसी प्रकार एक और आंदोलन आप लोगों को बता रहे हैं, एपीको या एपीको, इसके आने की दर जो है ये आने की पूरी चांस है, क्योंकि एपीको की स्टार्टिंग दोस्तों उत्तराखंड से ना होकर के कहाँ से हुई, कर्नाटक से, अर्थात दक्षिण भारत से। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, एपीको की अगर हम लोग बात करें तो एपीको के प्रणेता दोस्तों कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे कि एपीको आंदोलन के प्रणेता कौन है। और इस आंदोलन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कर्नाटक से,
सेम सरकमस्टांसेज है दोस्तों, जो सरकमस्टांसेज आपकी जो है आपके चिपको आंदोलन को लेकर के वही सेम सरकमस्टांसेज यहाँ इसी से रिलेट करके एक और आपने पढ़ा होगा अमृता देवी बिश्नोई जी को। उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी दोस्तों, कहाँ से? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर दक्षिणी ध्रुव। लेकिन आप समझते चलें इसको, ये आपको मालूम है कि ये आपका ये हो गया दोस्तों 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, नीचे आएंगे 23.5 डिग्री आपका साउथ हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री। तो ये दोस्तों साउथ पोल हो गया, ये कौन सा पोल हो गया आपका? नॉर्थ पोल हो गया। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो ये जो 66.5 डिग्री दोस्तों आपका है, इसे हम कहेंगे आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे इसे आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और 66.5 डिग्री दोस्तों इसे कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? अंटार्कटिक। तो जो ओजोन का ह्रास हुआ दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव पर ही हुआ है, अर्थात कौन से? साउथ पोल पे हुआ है। और वो कौन सा प्लेस है, अर्थात कौन सा होगा? अंटार्कटिका होगा। क्या होगा? आर्कटिक ना होकर के दोस्तों क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को दोस्तों कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 0 डिग्री को अक्षांश को कौन सी दोस्तों? भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री दोस्तों साउथ को कौन सी रेखा? इससे मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस कर रही है दोस्तों? आपके क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखाएं दोस्तों 2 बार क्रॉस कर रही हैं। ये कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। इसके क्वेश्चन आपके आने के चांस हैं। आप बताएंगे कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करी, ये सभी कमेंट में आप जरूर करेंगे। एक चीज और, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपको मालूम दोस्तों विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं दोस्तों किस महाद्वीप से होकर गुजर रही हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। एक क्वेश्चन और है, कर्क रेखा जो है भारत के क्या बीचों बीच से होकर गुजरती है? हाँ, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। और दोस्तों कितने राज्य से? 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों का दोस्तों आपका कोड क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झार। इसी कोड के भी यहाँ पर आप निकाल लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, भूमंडलीय तापन का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के रीजन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको यह ध्यान देना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर्स राइट होंगे आपके। हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि। अर्थात भूमंडलीय तापन का रीजन क्या है? भूमंडलीय तापन का जो दोस्तों कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी गैसों में वृद्धि होने के बाद ये ग्लोबल वार्मिंग जो है क्लाइमेट चेंजिंग का मेन कारण है। क्योंकि अगर हम लोग चर्चा करें ग्लोबल वार्मिंग की तो ग्लोबल वार्मिंग के मूल कंटेंट दोस्तों क्या है? जलवाष्प। और जलवाष्प के साथ साथ की अगर हम लोग बात करें तो जलवाष्प के साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में आपके मेथेन, ये आदि जैसी इंपॉर्टेंट हैं। इनके कारण क्या होता है? वायुमंडल में ऐसी गैसों के सर्वाधिक उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन प्रभाव क्या है? हिमनदों में वृद्धि। अर्थात हिमनदों में वृद्धि क्या कहेंगे इसे दोस्तों? वृद्धि नहीं कर सकते। हिमनदों का जो पिघलना है इसका मेन फैक्टर है कि इसके कारण क्या हो रहे? ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ दोस्तों समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी और शहर के डूबने के चांस होंगे। आम के पौधों में समय से पहले बौर का आना दोस्तों क्या रीजन है? भूमंडलीय तापन का, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का। और मेन क्लाइमेट चेंजिंग का भी रीजन दोस्तों किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, सौम मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थात प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकने का कार्य किसका है? स्ट्रेटोस्फेयर का। वह अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। अर्थात सर्वाधिक हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज दोस्तों कौन सी है? सी। अर्थात ओजोन से रिलेट करके आपको पढ़ेंगे तो ओजोन का एक टॉपिक है आप लोग, इसमें इसकी जो है मोटाई मापने की यूनिट दोस्तों क्या हो जाएगी? डाप्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के पूरे चांस हैं। हालांकि ओजोन को टॉपिक किसी बीच में किसी दिन पढ़ाएंगे आपको इंडिविजुअल, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन आने के चांस हैं। नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आने के लिए। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने की अगर बात की जाए तो आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हीलियम। कुछ ही क्षण पहले मैंने अभी चर्चा की थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा था, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? वहाँ आपको मिला था हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम। तो जो गुब्बारे दोस्तों प्रक्षेपित किए जाते हैं मौसम संबंधी आंकड़ों की जानकारी के लिए, उसमें हीलियम जैसी गैस भरी जाती है। साथ साथ में जो समुद्री दोस्तों गोताखोर होते हैं
तो गोताखोर जो है समुद्र में एंट्री जब करते हैं तो हीलियम के साथ साथ दोस्तों ऑक्सीजन का मिश्रण सिलेंडर में लेकर के जाते हैं। अर्थात हीलियम वगैरह आपको मालूम है दोस्तों, यह आपकी नोबेल गैसों के अंतर्गत आती है। हीलियम, आर्गन, रेडार, जेनान, ये सब किसके अंतर्गत? अक्रिय इन्हें नोबेल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ये जो आपका है सेकंड टेस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट टेस्ट में और ऐसे प्रीवियस ईयर से संबंधित और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आएंगे। आप कोशिश करें कि वीडियो के अंत तक वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चनों पर ज़्यादातर डिस्कशन किए जाएंगे और इसका बेनिफिट आने वाली 23 जनवरी को दोस्तों आपको जरूर मिलेगा। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहें। थैंक यू दोस्तों।